नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की परतें खोलने वाले हैं जो अक्सर नज़रों से ओझल रहती है, पर बड़े उद्योगों की, खासकर ये ऑयल एंड गैस जैसे सेक्टर की धड़कन है समझिए। सोचिए ज़रा, एक विशाल रिफाइनरी या कोई पेट्रोकेमिकल प्लांट बिना रुके सेफ तरीके से चलने के लिए इसे लगातार किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती होगी? बहुत कुछ लगता होगा। हमारे पास ना जुबैर अहमद, जो इस फील्ड में करीब 15 साल का तजुर्बा रखते हैं, उनके कुछ नोट्स और दस्तावेज हैं। ये साबिक जैसे जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके काम करने के तरीकों पर बेस्ड हैं और ख़ास तौर पर वेयरहाउस और मटेरियल प्लानिंग, इन रोल्स पर रोशनी डालते हैं। तो आज का मिशन ये है कि हम इन दस्तावेजों को खंगालें और समझें कि ये वेयरहाउस प्लानर और मटेरियल प्लानर आखिर करते क्या हैं, क्यों है इनका काम इतना ज़रूरी, और ये जो लाखों करोड़ों के ऑपरेशंस होते हैं उनको स्मूथली चलाने में कैसे मदद करते हैं। चलिए इस दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, शुरू करने से पहले तेल और गैस उद्योग की जो विशालता है और जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। आप सैबिक, अराम्को, शेल जैसी कंपनियों को देखें। हज़ारों लाखों तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है, छोटे नट बोल्ट से लेकर वो बड़े बड़े गैस टरबाइन, स्पेशल टाइप के वॉल्स, बहुत कुछ। और इनमें से कुछ उपकरण तो ऐसे हैं कि उनको मंगवाने में ही, मतलब ऑर्डर देने से लेकर आने तक 1 से 2 साल तक लग सकते हैं। 1-2 साल? बाप रे, ये तो बहुत लंबा टाइम है। जी हाँ। और साथ ही यहाँ सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स बहुत ही ज़्यादा कड़े होते हैं। सोचिए, हैजार्डस केमिकल्स हैं, ज्वलनशील पदार्थ हैं, उनका स्टोरेज कैसे करना है, हैंडलिंग कैसे करनी है, इसके लिए ओशा है, NFPA है। ये इंटरनेशनल नियम है, इनका पालन करना ही होता है। हर मटेरियल की सेफ्टी जानकारी, वो जो MSDS कहते हैं, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, उसका रिकॉर्ड रखना, उसके हिसाब से काम करना, ये सब बहुत अहम है। और पैसों का मामला तो होगा ही बड़ा, जाहिर है। लाखों करोड़ों की इन्वेंट्री होती होगी। जुबैर के नोट्स में ये भी था कि अगर सही समय पर मान लीजिए कोई जरूरी पुर्जा नहीं मिला, तो एक दिन का प्रोडक्शन रुकने का नुकसान $10 लाख से भी ज्यादा का हो सकता है। हाँ बिल्कुल। और ये अक्सर होता है। जो बड़े मेंटेनेंस के काम होते हैं ना, जिन्हें टर्न अराउंड कहते हैं, उनमें देरी की सबसे बड़ी वजह यही निकलती है कि भाई ज़रूरी सामान वक्त पर नहीं मिला। तो ये तो सीधा सीधा बॉटम लाइन इम्पैक्ट है। बिल्कुल। और सिर्फ प्रोडक्शन लॉस ही नहीं, बल्कि बेवजह ज़्यादा सामान स्टॉक में रखने की कॉस्ट भी बहुत है। सोचिए, वेयरहाउस का किराया, सामान की देखभाल, इंश्योरेंस, ये सब मिलाकर इन्वेंट्री वैल्यू का सालाना 20-30% तक खर्चा हो सकता है। और फिर टेक्नोलॉजी बदल गई या ज़रूरतें बदल गई तो सामान पुराना पड़ गया, बेकार हो गया, वो रिस्क अलग। तो सही प्लानिंग से ये सारे खर्चे और रिस्क कम किए जाते हैं। तो इतनी बड़ी, इतनी कॉम्प्लेक्स व्यवस्था कौन संभालता है इसे? आपने शुरू में 2 रोल्स का जिक्र किया था। वेयरहाउस प्लानर और मटेरियल प्लानर। उनको कैसे समझें? क्या मतलब, दोनों एक ही जैसे हैं? एक जैसे तो नहीं, लेकिन हाँ, एक ही सिक्के के दो पहलू कह सकते हैं। बहुत क्लोजली काम करते हैं। आप वेयरहाउस प्लानर को समझिए कि वो मटेरियल का गार्डियन है, यह एक बहुत ही सिस्टमैटिक लाइब्रेरियन। उनका मेन काम है वेयरहाउस में जो सामान रखा है उसका फिजिकल मैनेजमेंट, सामान रिसीव करना, उसे सही जगह पर सेफली स्टोर करना, उसका पूरा रिकॉर्ड रखना और जब जरूरत हो तो उसे इशू करना। वो ये पक्का करते हैं कि वेयरहाउस की जगह का बेस्ट यूज हो, सामान खराब ना हो, चोरी ना हो, और सबसे जरूरी, रिकॉर्ड बिल्कुल एक्यूरेट हो। मतलब सामान के गेट से अंदर आने से लेकर बाहर जाने तक वेयरहाउस के अंदर की पूरी जिम्मेदारी इनकी। ओके, तो ये फिजिकल मैनेजमेंट देख रहे हैं। और मटेरियल प्लानर? हाँ, मटेरियल प्लानर जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रोल में हैं। वो एक तरह से सप्लाई चेन के फोरकास्टर या जादूगर कह लीजिए। वो फ्यूचर में देखते हैं कि किस प्रोजेक्ट के लिए, किस मेंटेनेंस जॉब के लिए कब, क्या और कितना सामान लगेगा, इसका अनुमान लगाते हैं। फिर वो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू करवाते हैं, परचेज रिक्विजिशन यानी PR बनाते हैं। फिर डिलीवरी को फॉलो करते हैं, ट्रैक करते हैं और ये पक्का करते हैं कि सही सामान सही क्वांटिटी में सही टाइम पर सही जगह पहुंचे, और हाँ, सही कीमत पर भी। इसके लिए उन्हें कई टीमों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग, वेयरहाउस, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, सबसे। ये तो बड़ा दिलचस्प है। मतलब एक तरह से एक प्रेजेंट का ध्यान रख रहा है जो वेयरहाउस में है, और दूसरा फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा है कि क्या आने वाला है। चलिए पहले वेयरहाउस प्लानर के काम को थोड़ा और करीब से देखते हैं। मान लीजिए बाहर से ट्रक में सामान आया, तो वेयरहाउस में क्या होता है? क्या बस उतार कर रख दिया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। ये एक बुरा डिफाइंड प्रोसेस है। अक्सर तो सामान पहुंचने से पहले ही एक नोटिफिकेशन आ जाता है, ASN कहते हैं, एडवांस शिपिंग नोटिस, ताकि वेयरहाउस वाले तैयार रहें। जब सामान आता है
तो सबसे पहले उसे अनलोड किया जाता है, उतारा जाता है। फिर होती है डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग। जो डिलीवरी नोट आया है, पैकिंग लिस्ट है, उसका मिलान करते हैं परचेज ऑर्डर पीओ से, जिसके अगेंस्ट ये सामान आया है। क्वांटिटी गिनते हैं, देखते हैं कि पैकेजिंग ठीक ठाक है, कहीं डैमेज तो नहीं। अगर कोई गड़बड़ दिखती है, मान लीजिए सामान कम है या ज़्यादा आ गया या टूटा फूटा है, तो उसे फौरन रिपोर्ट किया जाता है। इसे डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट कहते हैं। ओके, तो पहले कागजी कार्रवाई और बेसिक चेकिंग। हाँ, इसके बाद होती है असली इंस्पेक्शन की बारी। और ये भी कई लेवल पर हो सकती है, डिपेंड करता है कि सामान क्या है। लेवल 1 समझिए एक तरह से विजुअल इंस्पेक्शन है। वेयरहाउस वाले खुद देखते हैं कि बाहर से सब ठीक दिख रहा है, लेबल सही लगा है, पार्ट नंबर मैच कर रहा है, क्वांटिटी सही है, कोई दिखने वाला डिफेक्ट तो नहीं। अगर कोई हैजार्डस मटेरियल है तो उसकी मार्किंग वगैरह चेक करना, उसे सेफली अलग रखना, ये सब। ठीक है। फिर आता है लेवल 2, जो थोड़ा टेक्निकल इंस्पेक्शन है। यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल यानी QA QC टीम इन्वॉल्व होती है। वो प्रॉपर मेजरमेंट करते हैं कि डायमेंशन स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हैं या नहीं, मटेरियल का ग्रेड सही है या नहीं। इसके लिए वो PMI जैसी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, पोर्टेबल एक्सरे से। अगर कोई खास कोटिंग है तो उसकी थिकनेस चेक करना, और साथ में जो सर्टिफिकेट्स आए हैं MTC वगैरह, उनको वेरीफाई करना। और लेवल 3 भी होता है? हाँ, कुछ खास इक्विपमेंट के लिए, जैसे कोई मोटर है या कोई कंट्रोल वॉल्व है, उसके लिए लेवल 3 या फंक्शनल चेक हो सकता है। यहाँ इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस टीम आकर देखती है कि वो उपकरण बेसिक लेवल पर काम कर रहा है या नहीं। मोटर को थोड़ी देर चलाकर देख लिया, वॉल्व को ऑपरेट करके देख लिया। ये इंस्टॉलेशन से पहले एक बेसिक चेक है। वाह, मतलब सिर्फ गिनती नहीं है, पूरी तसल्ली की जाती है कि जो मंगाया था वही आया है, सही सलामत है और हमारे स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है। इसके बाद ही उसे स्टॉक में लिया जाता होगा। अब रखने की बात, क्या उसका भी कोई खास तरीका है या कहीं भी रख दिया? इसे बिनिंग कहते हैं। आप समझिए, हर सामान के लिए वेयरहाउस में एक फिक्स्ड एड्रेस होता है, जैसे हमारे घर का पता होता है। बड़ी कंपनियां अक्सर एक कोड सिस्टम यूज करती हैं। जैसे मान लीजिए कोड है WH1-A-12-C-03-05। इसका मतलब हो सकता है वेयरहाउस 1, जोन A, एजल गली 12, रैक C, लेवल 03 और बिन नंबर 05। इस कोड से कोई भी सीधे उस लोकेशन पर पहुंच सकता है। अच्छा, तो लोकेशन एकदम प्रिसाइज होती है। प्रिसाइज जी, और सामान रखने के भी कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। जी, और सामान रखने के भी कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे एक होता है ABC क्लासिफिकेशन। जो आइटम्स बहुत महंगे हैं या बहुत क्रिटिकल हैं, A आइटम्स, उन्हें ज़्यादा सिक्योर और आसानी से एक्सेसिबल जगह पर रखा जाता है। जो कम कीमत के हैं और बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, C आइटम्स, उन्हें शायद बल्क में कहीं और रखा जा सकता है। फिर होता है फास्ट स्लो मूविंग का कॉन्सेप्ट। जो चीजें रोज या अक्सर इशू होती हैं, उन्हें डिस्पैच एरिया के पास रखा जाता है, क्या कि निकालने में आसानी हो। जो कभी कभार निकलती हैं, स्लो मूविंग, उन्हें थोड़ा दूर भी रख सकते हैं। और सबसे जरूरी, मटेरियल टाइप सेग्रीगेशन, मतलब अलग अलग तरह की चीजों को अलग अलग रखना। पाइप्स एक सेक्शन में, इलेक्ट्रिकल आइटम्स दूसरे में, इंस्ट्रूमेंट्स जैसे नाजुक सामान शायद किसी एयर कंडीशन कमरे में, और केमिकल्स वगैरह बिल्कुल अलग सिक्योर्ड कैबिनेट्स में। हर चीज की स्टोरेज रिक्वायरमेंट अलग होती है। और इन सब चीजों पे, लाखों आइटम्स पे नजर कैसे रखी जाती है? हर एक चीज पर कोई टैग वगैरह लगता होगा? हाँ बिल्कुल, हर आइटम पर या कम से कम हर बैच पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन टैग लगाया जाता है। आजकल तो ज्यादातर बारकोड वाले लेबल्स यूज होते हैं और कुछ जगहों पर RFID टैग्स भी शुरू हो गए हैं। इन टैग्स में सारी जरूरी इंफॉर्मेशन होती है। मटेरियल का कोड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, किस PO के अगेंस्ट आया, कब रिसीव हुआ, एक्सपायरी डेट क्या है अगर एप्लीकेबल है तो, और सबसे जरूरी उसकी स्टोरेज लोकेशन क्या है। फिर स्कैनर से इस टैग को स्कैन करते ही सारी जानकारी कंप्यूटर सिस्टम जैसे SAP में अपडेट हो जाती है। इससे इन्वेंट्री की रियल टाइम विजिबिलिटी रहती है और गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये तो बहुत एफिशिएंट लगता है। और आपने कहा सामान को सेफ रखना भी जरूरी है, प्रिजर्वेशन। हाँ, प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, खासकर उन आइटम्स के लिए जो लंबे समय तक स्टोर रहने वाले हैं या जिनका मटेरियल सेंसिटिव है। जैसे लोहे के पार्ट्स को जंग से बचाने के लिए VCI यानी वेपर कोरोजन इनहिबिटर वाली पैकेजिंग यूज करना, या सिलिका जेल जैसे डेसिकेंट्स रखना ताकि नमी ना लगे। अगर सामान बाहर स्टोर किया है तो उसे ठीक से कवर करना ताकि धूप बारिश से बचा रहे। कुछ आइटम्स को स्पेसिफिक टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी कंट्रोल चाहिए होता है। और एक्सपायरी डेट वाली चीजें जैसे रबर सील्स, पेंट, बैटरी, हाँ, उनका खास ध्यान रखना पड़ता है। सिस्टम में उनकी शेल्फ लाइफ, एक्सपायरी डेट SLED फीड की जाती है और कोशिश की जाती है कि FIFO मेथड फॉलो हो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो माल पहले आया है वो पहले इशू हो ताकि एक्सपायर होने से पहले यूज हो जाए।
सिस्टम अलर्ट भी लेता है जब कोई आइटम एक्सपायरी के करीब पहुंच रहा हो। इन्वेंट्री काउंटिंग की बात भी हुई थी, वो कैसे होता है? क्या साल में एक बार पूरी गिनती होती है? पहले होता था ऐसा, वॉल टू वॉल काउंट कहते थे, जिसमें पूरा वेयरहाउस बंद करके गिनती होती थी। लेकिन अब ज्यादातर कंपनियां साइकिल काउंटिंग करती हैं। इसका मतलब है कि पूरे साल लगातार छोटे छोटे हिस्सों में इन्वेंट्री की गिनती चलती रहती है। आज इस सेक्शन की गिनती कर ली, कल उस सेक्शन की। इसमें भी एबीसी क्लासिफिकेशन काम आता है। जो ए आइटम्स हैं, यानी ज्यादा वैल्यू वाले, उनकी गिनती ज्यादा फ्रीक्वेंटली होती है, शायद हर महीने या हर क्वार्टर में। बी आइटम्स की थोड़ी कम और सी आइटम्स की शायद साल में एक बार। इससे फायदा क्या है? फायदा यह है कि ऑपरेशन रुकता नहीं है और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स लगातार अपडेट और एक्यूरेट रहते हैं। टारगेट होता है कि इन्वेंट्री रिकॉर्ड एक्यूरेसी 95% से ज्यादा रहे, बल्कि 98-99% तक। और ये सारा प्रोसेस भी एसएपी जैसे सिस्टम से मैनेज होता है। सिस्टम भी बताता है कि आज किन आइटम्स की गिनती करनी है। MI01 ट्रांजैक्शन से काउंट डॉक्यूमेंट बनता है। फिर गिनती के बाद रिजल्ट सिस्टम में डाले जाते हैं, MI04, और अगर कोई फर्क निकलता है, कम या ज्यादा, तो उसे एडजस्ट किया जाता है MI07। ओके, और फिर जब साइट से किसी सामान की जरूरत आती है? मटेरियल रिक्वेस्ट, MR। हाँ, जब साइट से मटेरियल रिक्वेस्ट आती है तो वेयरहाउस प्लानर पहले सिस्टम में चेक करता है क्या ये आइटम स्टॉक में है, कहीं किसी और प्रोजेक्ट के लिए रिजर्व तो नहीं है, और जो रिक्वेस्ट कर रहा है क्या वो ऑथराइज्ड है। सब कुछ ठीक होने पर वो उस स्पेसिफिक लोकेशन से सामान निकालता है। इसे पिकिंग कहते हैं। फिर सिस्टम में गुड्स इश्यू पोस्ट करता है, जैसे एसएपी में MB1A ट्रांजैक्शन। इससे सिस्टम में स्टॉक कम हो जाता है और कॉस्ट सही डिपार्टमेंट या प्रोजेक्ट को चार्ज हो जाती है। और फिर एक डॉक्यूमेंट बनता है, मटेरियल ट्रांसफर नोट, MTN, जिसके साथ सामान या तो साइट पर डिलीवर कर दिया जाता है या फिर पिकअप के लिए इशू काउंटर पर रख दिया जाता है। तो ये तो हुई पूरी कहानी वेयरहाउस प्लानर की, जो सामान के संरक्षक हैं, गार्डियन है। अब आते हैं उन रणनीतिकारों पर, स्ट्रैटेजिस्ट पर, यानी मटेरियल प्लानर्स। वो फ्यूचर की ज़रूरतों का अंदाज़ा कैसे लगाते हैं, खासकर तब जब आपने बताया कि कुछ चीज़ों को आने में ही 2 साल लग सकते हैं। ये तो मतलब क्रिस्टल बॉल देखने जैसा हो गया। क्रिस्टल बॉल तो नहीं, लेकिन हाँ, काफ़ी सारा डेटा एनालिसिस और कोऑर्डिनेशन लगता है। ये वाकई एक चैलेंजिंग काम है। वो अलग अलग सोर्सेज से इनपुट लेते हैं। अगर कोई नया प्रोजेक्ट लग रहा है, कैपिटल प्रोजेक्ट, तो इंजीनियरिंग टीम से ड्राइंग्स मिलती हैं, मटेरियल की लिस्ट मिलती है, MTO, मटेरियल टेक ऑफ्स। उससे पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चाहिए। अगर प्लांट का बड़ा मेंटेनेंस होना है, टर्न अराउंड, तो उसकी प्लानिंग काफ़ी पहले शुरू हो जाती है। पिछले टर्न अराउंड के रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स देखी जाती हैं कि क्या क्या बदलने की ज़रूरत पड़ सकती है, और जो काम का स्कोप फाइनल होता है उससे ज़रूरतों का पता चलता है। और रोज़मर्रा के काम के लिए रूटीन मेंटेनेंस? हाँ, रूटीन मेंटेनेंस के लिए वो देखते हैं कि पिछले सालों में किस चीज़ की कितनी खपत हुई है। मशीनों का जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस PM शेड्यूल होता है, उससे पता चलता है कि कब कौन सा पार्ट बदलना पड़ सकता है। और जो इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी होती है, उनकी रिकमेंडेशंस भी देखी जाती है। और फिर होते हैं ऑपरेटिंग स्पेयर्स और कंज्यूमरेबल्स, जो रोज़मर्रा में लगते रहते हैं। इनके लिए वो देखते हैं कि खपत का पैटर्न क्या है, सप्लाई आने में कितना टाइम लगता है, लीड टाइम, और सेफ्टी के लिए स्टॉक में कितना रखना ज़रूरी है। इसके बेस पर वो मिन मैक्स लेवल सेट करते हैं सिस्टम में। अच्छा, तो ये सारे इनपुट्स आ गए, फिर आगे क्या? फिर वो करते हैं बैकवर्ड कैलकुलेशन या रिवर्स प्लानिंग। उन्हें पता होता है कि साइट पर सामान कब चाहिए, रिक्वायर्ड ऑन साइट, ROS डेट। तो वो ROS डेट से पीछे गिनना शुरू करते हैं। मान लीजिए ROS डेट है 30 दिसंबर। सामान को आने में लीड टाइम लगते हैं 6 महीने, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में लगते हैं 2 महीने, और शायद इंजीनियरिंग अप्रूवल में 1 महीना। तो 6 + 2 + 1 = 9 महीने। मतलब दिसंबर से 9 महीने पहले, यानी मार्च में, उन्हें प्रोक्योरमेंट प्रोसेस शुरू करवाना पड़ेगा। तो मार्च एंड उनकी मटेरियल रिक्वायर्ड डेट, MRD, हो गई। इस MRD के बेस पर वो देखते हैं कि क्या ये सामान स्टॉक में अवेलेबल है या किसी और आने वाले ऑर्डर में है। अगर नहीं, तो फिर वो नया परचेज रिक्वेजिशन PR बनाते हैं। जाहिर है, जिन चीज़ों का लीड टाइम बहुत ज़्यादा है या जो प्रोजेक्ट के लिए बहुत क्रिटिकल हैं, उनकी प्लानिंग सबसे पहले की जाती है। ठीक है, तो ज़रूरत पता चल गई, MRD पता चल गई, अब वो खरीदारी शुरू करवाते हैं PR बनाकर। हाँ, यहीं पर वो परचेज रिक्वेजिशन PR तैयार करते हैं। ये एक फॉर्मल इंटरनल रिक्वेस्ट होती है जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट को जाती है। इसमें पूरी डिटेल होती है, मटेरियल का कोड, डिस्क्रिप्शन, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कब तक चाहिए, MRD किस प्रोजेक्ट या कॉस्ट सेंटर के लिए चाहिए, डिलीवरी लोकेशन क्या है, क्या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस हैं, बजट कोड क्या है,
और साथ में कोई ज़रूरी ड्राइंग या स्पेसिफिकेशन शीट है तो वो भी अटैच की जाती है। ये सब कुछ SAP जैसे सिस्टम में ही होता है, जैसे ME51N ट्रांजैक्शन। फिर ये PR अप्रूवल के लिए जाता है, जो बजट और अथॉरिटी के हिसाब से होता है। अच्छा, PR अप्रूव हो गया, प्रोक्योरमेंट ने वेंडर को ऑर्डर भी दे दिया होगा, PO इशू कर दिया होगा। इसके बाद मटेरियल प्लानर का काम थोड़ा हल्का हो जाता होगा, अब तो बस इंतजार करना है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो उनका एक और बहुत महत्वपूर्ण काम शुरू होता है, फॉलो अप और एक्सपेडाइटिंग। मतलब ऑर्डर किए हुए सामान के पीछे पड़ना। पीछे पड़ना मतलब ये सुनिश्चित करना कि वेंडर टाइम पर डिलीवरी दे। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट वेंडर चुनकर परचेज ऑर्डर PO जारी कर देता है। मटेरियल प्लानर का काम है कि वो लगातार इस PO की प्रोग्रेस को मॉनिटर करे। वो SAP सिस्टम में चेक करते रहते हैं, ME2N, ME2L जैसे ट्रांजैक्शन से, कि ऑर्डर का स्टेटस क्या है, वेंडर ने कंफर्म किया या नहीं, मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई या नहीं, डिस्पैच कब एक्सपेक्टेड है। वो रेगुलरली वेंडर से कांटेक्ट में रहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट्स मांगते हैं। अगर कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आने हैं वेंडर से, जैसे ड्राइंग्स अप्रूवल के लिए या मटेरियल सर्टिफिकेट, टेस्ट रिपोर्ट्स, तो उनका फॉलोअप करते हैं। अगर ज़रूरत हो तो फैक्ट्री जाकर इंस्पेक्शन, FAT, फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट को कोऑर्डिनेट करते हैं। और जब सामान बन जाता है तो शिपमेंट डिटेल्स लेते हैं और उसे ट्रैक करते हैं जब तक कि वो साइट पर पहुंच न जाए। और अगर देरी हो रही हो तो? अगर लगता है कि वेंडर डिले कर रहा है या MRD तक डिलीवरी मुश्किल लग रही है तो वो फौरन एक्शन लेते हैं। वो प्रोक्योरमेंट टीम के साथ मिलकर वेंडर पर प्रेशर बनाते हैं या फिर दूसरे ऑप्शंस तलाशते हैं, जैसे क्या हम प्रीमियम फ्रेट देकर, यानी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देकर सामान जल्दी मंगा सकते हैं, या क्या कोई और सप्लायर है जो जल्दी दे सकता है। मतलब हर संभव कोशिश करते हैं कि मटेरियल टाइम पर पहुंचे। उनका एक ही फोकस होता है, MRD मीट होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए सारी कोशिशों के बावजूद कोई बहुत जरूरी सामान कम पड़ गया या वक्त पर नहीं पहुंचा, फिर क्या? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। और यहीं पर मटेरियल प्लानर की असली परीक्षा होती है। इसे कहते हैं शॉर्टेज मैनेजमेंट। वो लगातार स्टॉक लेवल्स और आने वाले ऑर्डर्स को रिव्यू करते रहते हैं ताकि किसी भी संभावित कमी, पोटेंशियल शॉर्टेज का पहले से अंदाजा लग जाए। SAP में ऐसे टूल्स होते हैं जैसे MD04 स्टॉक रिक्वायरमेंट लिस्ट, जो दिखाते हैं कि फ्यूचर में किस आइटम की डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो सकती है। जैसे ही कोई शॉर्टेज का रिस्क दिखता है, वो फौरन एक्शन मोड में आ जाते हैं। पहला काम तो यही होता है कि जिस ऑर्डर के लेट होने का डर है, उसे एक्सपेडाइट करने की कोशिश करें। अगर वो नहीं हो पा रहा तो देखते हैं कि क्या ये सामान किसी दूसरे प्रोजेक्ट के स्टॉक से उधार मिल सकता है, या क्या इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अप्रूवल से कोई ऑल्टरनेटिव मिलता जुलता मटेरियल यूज किया जा सकता है। और अगर कोई रास्ता नहीं बचता तो फिर बिल्कुल लास्ट मिनट पर इमरजेंसी परचेज करनी पड़ती है, जो अक्सर महंगी होती है। इन सब इश्यूज को डिस्कस करने और हल निकालने के लिए रेगुलर बेसिस पे शॉर्टेज मीटिंग्स होती हैं, जिसमें प्रोजेक्ट मैनेजर्स, प्रोक्योरमेंट, इंजीनियरिंग और प्लानर्स सब बैठते हैं। तो ये तो मतलब काफी प्रेशर वाला काम है। हाँ, प्रेशर तो रहता है। इसके अलावा मटेरियल प्लानर वेंडर की परफॉर्मेंस को भी ट्रैक करते हैं, टाइम पर डिलीवरी दी या नहीं, क्वालिटी कैसी थी। इसके लिए KPIs यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स और वेंडर स्कोर कार्ड्स यूज होते हैं। इस डेटा से फ्यूचर में सही वेंडर चुनने में मदद मिलती है। और वो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के तरीके भी सोचते हैं, जैसे क्या हम अलग अलग छोटी छोटी डिमांड्स को क्लब करके एक बड़ा ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ताकि बेहतर कीमत मिले, या क्या हम मटेरियल को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं ताकि हमें कम वैरायटी के आइटम्स मैनेज करने पड़े। ये सब भी उनके काम का हिस्सा है। आपने इतनी बार SAP का जिक्र किया, ऐसा लगता है कि ये सॉफ्टवेयर इन सारी कड़ियों को मतलब एक साथ जोड़ने वाली गोंद है। बिल्कुल सही कहा आपने। SAP और खासतौर पे इसका जो MM यानी मटेरियल्स मैनेजमेंट मॉड्यूल है, वो इन सभी प्रोसेसेस के लिए एक तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, बैकबोन है। हर मटेरियल का पूरा डेटा, मटेरियल मास्टर, PR बनाना, PO की प्रोसेसिंग, सामान आने पर उसकी एंट्री, गुड्स रिसीव्ड MIGO ट्रांजैक्शन, सामान इशू करने की एंट्री, गुड्स इशू MB1A या MIGO, स्टॉक कितना है, कहाँ रखा है, उसकी वैल्यू क्या है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट MB52, फ्यूचर में क्या ज़रूरतें हैं और उसके अगेंस्ट कितना स्टॉक या ऑर्डर अवेलेबल है, प्लानिंग MD04, सब कुछ इसी में सेंट्रली मैनेज होता है। इससे फ़ायदा यह है कि सबको एक ही जगह पर सही और रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती है, गलतियां कम होती हैं, डुप्लीकेशन नहीं होता, और अलग अलग डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, वेयरहाउस, फाइनेंस, मेंटेनेंस, सबके बीच में एक स्मूथ फ्लो बना रहता है। और इस पूरी कहानी में लगता है डॉक्यूमेंटेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। शुरू से आखिर तक कई तरह के पेपर्स और रिकॉर्ड्स का जिक्र आया। हाँ बिल्कुल, डॉक्यूमेंटेशन इस पूरे प्रोसेस में बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। हर स्टेप पर प्रॉपर रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, ऑडिट के लिए भी और ट्रेसेबिलिटी के लिए भी। जैसे आपने देखा,
जैसे आपने देखा साइट से वेयरहाउस को गई मटेरियल रिक्वेस्ट MR, जैसे आपने देखा प्लानर ने बनाई परचेज रिक्विजिशन PR, जैसे आपने देखा प्रोक्योरमेंट ने इशू किया परचेज ऑर्डर PO, जैसे आपने देखा वेयरहाउस में सामान आया तो बनी गुड्स रिसीट नोट GRN या मटेरियल रिसीट रिपोर्ट MRR, जैसे आपने देखा वेयरहाउस से सामान गया तो बना मटेरियल ट्रांसफर नोट MTN। हाँ, वो भी वेंडर से आता है मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस, जो बताता है कि मटेरियल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है। फिर QA QC वाले अपना इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाते हैं, और अगर सामान में कोई कमी निकलती है तो नॉन कन्फॉर्मेंस रिपोर्ट बनती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। इनसे ही पता चलता है कि कौन सा मटेरियल कब आया, कहाँ से आया, उसकी क्वालिटी कैसी थी, कब इशू हुआ। कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इन रिकॉर्ड्स से ही रूट कॉज तक पहुंचा जा सकता है, और ऑडिट में तो ये सब दिखाना ही पड़ता है। तो आज हमने ये समझा कि वेयरहाउस और मटेरियल प्लानर, ये जो भूमिकाएं हैं, ये तेल और गैस जैसे कॉम्प्लेक्स और विशाल इंडस्ट्री को चलाने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हैं। ये सिर्फ सामान को इधर से उधर करना या ऑर्डर प्लेस कर देना नहीं है। ये तो एक बहुत ही सोची समझी, डेटा पर आधारित और जिसमें बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन लगता है वैसी प्रक्रिया है, और ये सेफ्टी, एफिशिएंसी और कॉस्ट तीनों को कंट्रोल में रखती है। ये तो वाकई पर्दे के पीछे के असली हीरो हैं। सही कहा आपने, बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो ये दिखाता है कि किसी भी बड़े ऑपरेशन की कामयाबी के पीछे कितनी डिटेल्ड प्लानिंग, कितना प्रिसाइज एग्जीक्यूशन और कितनी लगातार मॉनिटरिंग छिपी होती है। चाहे वो एक केमिकल प्लांट हो या कोई बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट या किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई चेन, हर पुर्जा, हर इन्फॉर्मेशन का टुकड़ा और हर स्टेप पर काम करने वाला इंसान सब मायने रखते हैं। एक छोटी सी चूक भी वो पूरी चेन को डिस्टर्ब कर सकती है। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए शायद एक विचार ये हो सकता है कि अगली बार जब आप किसी बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट के पास से गुजरें या किसी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट की सप्लाई चेन के बारे में पढ़ें या सुनें, तो एक पल के लिए उन अनगिनत प्रोसेसेस और उन लोगों के बारे में जरूर सोचिएगा जो पर्दे के पीछे ये सब मुमकिन बनाते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ सही समय पर, सही जगह पर और सही क्वालिटी के साथ हो। ये जो अदृश्य दुनिया है ना, जो इन बड़े बड़े कामों को चलाती है, ये वाकई कमाल की है।